हेलो बच्चों, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो ग्रो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों की हेल्प की जाए, आपका जो 11th एंड 12th का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करवाया जाए। तो हम लोग यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स की क्लासेस लेके आएंगे ग्रो यूथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉकडाउन में एजुकेशन सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, इसलिए आप हमारे चैनल पे आके आगे सारे वीडियोस देख सकते हैं और आपको इसमें एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी आपको काफ़ी ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। ये हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है ग्रो यूथ क्लासेस। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11th विच इज फिजिकल वर्ल्ड। तो व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो हम ये देखेंगे कि फिजिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि उसकी जब दुनिया में हम एंटर करेंगे, उसकी वर्ल्ड में जब हम एंटर करेंगे तो उसमें हमें आगे क्या क्या मिलेगा देखने को। जैसा कि हम कहीं भी अगर घूमने जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हम जाके क्या करेंगे, कहाँ घूमेंगे, कौन कौन सी जगह वहाँ पे घूमने के लायक हैं, ये सब चीज़ें हम पहले से पता करके रखते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या है। तो फिजिक्स में जो भी है वो सब फिजिकल वर्ल्ड में हम आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये चैप्टर का पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम। फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम जो क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। फिजिकल वर्ल्ड में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड फिजिक्स। हम जानते हैं कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम नेचर के लॉज, नेचर के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचर के लॉज या प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले साइंस को देखेंगे, साइंस क्या चीज़ है, उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स क्या है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फिजिक्स के जो मेन थ्रस्ट एरियाज हैं जिन पे हमें ज़्यादा जोर देना है, जिनको हमें अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स में बेसिकली 2 थ्रस्ट एरियाज हैं जो हम आगे पढ़ेंगे और इसके बाद हमारा टॉपिक आएगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स और आज के लेक्चर में सिर्फ हम ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे। तो एक चीज याद रखिए, जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले, वो भी बिल्कुल ईजी। लेकिन हम ये चैप्टर को लेके इसलिए आए हैं क्योंकि आपकी पूरी फिजिक्स जो है, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर फिजिक्स में होता क्या है, ये आखिर फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी। तो जैसे कि हम डेली लाइफ में हम देखते हैं कि सुबह होती है, सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिप जाता है और दूसरे दिन वापस से फिर से ईस्ट से निकलता है। तो ये चीज़ कैसे होती है? अब हमें तो ये चीज़ पता है कि चलो अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, लेकिन कहीं ना कहीं पहले ये हुआ होगा कि किसी को नहीं पता था, क्योंकि किसी ना किसी ने तो इस चीज़ की डिस्कवरी की है कि हाँ, ये जो अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड घूमती है। और इसके पहले एक थ्योरी ये भी आई थी कि सन जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ किसी को पहले जब नहीं पता थी, तब इस चीज़ को बारे में किसी ने क्या किया, इस चीज़ के बारे में सोचा। तो साइंस जो है, साइंस हमारी शुरू होती है हमारी थिंकिंग से, जहाँ से हम सोचना शुरू करते हैं। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, साल में 3 महीने या 4 महीने जो बारिश होती है वो आखिर क्यों होती है, जो 12 महीने क्यों नहीं होती बारिश, ये चीज़, इसका रीज़न हमें पता करना होगा। और हमारे साइंटिस्ट जो रहे हैं उन्होंने यही चीज़ पता की कि आखिर ये 3 महीने बारिश क्यों होती है, 4 महीने क्यों बारिश होती है, उसके बाद 12 महीने क्यों नहीं होती। ऐसे कई सारे रीजंस हैं। हम पेड़ में पानी डालते हैं और ऊपर देखते हैं पत्तियां हरी रहती हैं, जबकि पानी तो हम पेड़ में डालते हैं, पत्तियां हरी इसलिए होती हैं क्योंकि उसमें पानी होता है, लेकिन हम पानी हमेशा नीचे डालते हैं तो ऊपर कैसे पानी जाता है, ये चीज़ देखना होता है। एक रिवर होती है, वो हम देखते हैं कि हाइट, जहाँ ज़्यादा हाइट होती है वहाँ से फ्लो होती है और नीचे की तरफ आती है, लेकिन पेड़ में जो पानी डाला जाता है वो ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका हमें रीज़न निकालना होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये सब चीज़ें जो हैं हमारी डेली लाइफ की, यही चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के हम रीज़न पता करेंगे कि ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। उसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स।
स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये है कि छोटी से छोटी चीज़ कहाँ से शुरू होती है और बड़ी से बड़ी चीज़ ये कहाँ तक जाती है, ये चीज़ हमें फिजिक्स में पता करना होगा कि इसकी मतलब जो रेंज है फिजिक्स की वो कितनी बड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे साइंस एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले तो व्हाट इज साइंस। फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम साइंस देखेंगे। साइंस वाज स्टार्टेड व्हेन समवन स्टार्टेड थिंकिंग, वी कैन से दैट द साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो यहाँ पे हमने एक टर्म यूज किया है, साइंस इज द ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का क्या मतलब है, ऑर्गेनाइज्ड वर्ड जो हमने यहाँ पे क्यों यूज किया नॉलेज के लिए। तो इसका एक मैं सबसे इजी एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं बचपन से, तो सबसे पहले हम काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3, उसके बाद हम आते हैं ऑपरेशंस पे, प्लस सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं, फिर एलसीएम, एचसीएफ एंड देन इक्वेशंस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीका है, मतलब ये कि ये सिस्टमेटिक मैनर है जो हमें पढ़ना होता है। ऐसा नहीं होता है कि पहले हम इक्वेशन पढ़ें उसके बाद हम काउंटिंग पे आएंगे। सेम उसी तरीके से साइंस में भी ये चीज़ होती है कि हम जो हमारी नॉलेज है, जो चीज़ हमें पता करनी है, उसके बारे में हम एक स्टेप वाइज बढ़ेंगे आगे कि हमें कैसे कैसे उस चीज़ को हमें पढ़ना है या कैसे उस चीज़ को हमें समझना है। तो साइंस को हम सिंपल डेफिनेशन में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। तो साइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है जिसको हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते हैं। किसके बारे में, हमारे नेचर के बारे में। नेचर के बारे में कुछ भी हो सकता है। तो नेचर जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रांच है। नेचर जो है बहुत बड़ा होता है। नेचर के बारे में इतनी चीज़ें होती हैं, करोड़ों अरबों चीज़ें होती हैं जो हम एक जगह नहीं पढ़ सकते थे। इसके लिए फिर हमारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इस चीज़ को डिवाइड किया, उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा और उन्होंने फिर इस चीज़ को क्या किया, उनका डिवाइड किया और बोला कि अच्छा आपको ये चीज़, ये वाली ब्रांच अच्छी लगती है आप इसको पढ़िए, हमें ये चीज़ अच्छी लगती है हम इसको पढ़ेंगे। और ये डिवाइड जो हुआ उसी में हमने साइंस के पार्टीशन किए जिनका नाम क्या है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। तो ये सब चीज़ें हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं। अब ये सब चीज़ें तो हम साइंस के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या होता है। तो फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर जितने भी बेसिक लॉज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। आप अगर केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में मान के चलो HCl पढ़ेंगे तो HCl कैसे आता है, तो H+Cl-, तो इसको हम देखेंगे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक एट्रैक्शन फोर्स है जिससे HCl बन के रहता है, एक मतलब एक बॉन्ड बना के रखता है और हमें मिलता है HCl। सिमिलरली NaCl भी होता है, NaCl भी इसी तरीके से मिलता है, Na+ होता है, एक इलेक्ट्रॉन का उसमें कमी होती है, डिफिशियंसी होती है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए NaCl उन दोनों को जब रिएक्शन करवाते हैं तो NaCl बनता है। तो ये सब चीज़ें क्यों बनती हैं, ये बेसिक, ये जो प्रिंसिपल है वो फिजिक्स का ही प्रिंसिपल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में आता है, हमारी फिजिक्स में आता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही NaCl बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही HCl बनता है, यानी कि कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी हम फिजिक्स यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में तो हम जानते हैं कि जो हम पढ़ते हैं छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक जो जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करता है हमारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पे, यानी कि बायोलॉजी में भी फिजिक्स है, यानी कि जो साइंस है, जिसकी साइंस की जो तीनों ब्रांच हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और जो फिजिक्स है वो एक बेसिक फंडामेंटल जो है यूनिट है उसकी, साइंस की। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लॉज ऑफ नेचर। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या नियम बनाए गए हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं फिजिक्स में नेचर के लिए, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी चीज़ हमें याद रखनी है कि इसमें फिजिक्स में जो प्रिंसिपल्स या लॉज बने हैं ये कभी फिक्स नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आगे और साइंटिस्ट आए और वो रिसर्च करें तो आगे पता चले कि उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करने हैं, तो इसमें मॉडिफिकेशन होता रहता है। ये चीज़ हमारी फिजिक्स की मेन इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है कि कभी भी लॉ जो है वो चेंज होते रहते हैं, हम जब नई नई चीज़ें रिसर्च करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं एक चीज़, वो क्या है कि हमने बोला कि साइंस जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है।
तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स होंगे, जैसा कि ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज में हमने बोला था कि एक बेसिक से शुरू होता है और एक एडवांस लेवल तक जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि कुछ साइंटिफिक स्टेप्स हैं, साइंटिफिक मेथड बोल सकते हैं इनको हम, साइंटिफिक मेथड्स। तो कुछ साइंटिफिक मेथड्स या साइंटिफिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। कभी भी अगर हमें कोई लॉ बनाना है, जो हमारे पुराने समय में साइंटिस्ट रहे होंगे, उन्होंने जब ये लॉ बनाए तो उन्होंने ये लॉ कैसे बनाए, कैसे उनकी एक कही हुई बात एक लॉ बन गई या एक प्रिंसिपल बन गई, इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो कैसे बनेगी, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है ऑब्जर्वेशन। जब भी कोई चीज़ हमने देखी उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सोचने से पहले ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अगर हमने कोई चीज़ नहीं देखी है तो उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। अगर न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए नहीं देखा होता नीचे तो वो कभी ग्रेविटेशनल लॉ नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि चीज़ें नीचे गिरती हैं। उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया। या कोई भी साइंटिस्ट हो, उसने उस चीज़ को पहले देखी, उसके बाद उन्होंने उस पर रिसर्च की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा ऑब्जर्वेशन। उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। किसी साइंटिस्ट ने देखा होगा कि सन जो है निकलता है और फिर से वापस आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है। इस चीज़ को पता करने के लिए उन्होंने उसके बाद क्या किया, ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। और एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि एक बार कर लिया एक्सपेरिमेंट हो गया। जो भी लॉ बने हैं उनको कई बार ट्राई किया गया होगा, उसके बाद कहीं जाके वो एक लॉ बनता है। अगर हम एक एग्जांपल लें, एक साइंटिस्ट ने बोला था कि सन जो होता है वो अर्थ के अराउंड घूमता है, और उस साइंटिस्ट को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, क्योंकि कुछ रिलीजियस लोगों का मानना ये था कि अर्थ के अराउंड सब चीज़ें घूमती हैं, अर्थ नहीं घूम सकता। तो उस साइंटिस्ट ने, जिसने ये बोला कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है, उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद जब ये रिसर्च की गई और हमें पता चला कि अर्थ जो है वो सच में सन के अराउंड घूमती है। तो फिजिक्स में यही है, हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं। एक्सपेरिमेंट लैब में कैसे किया होगा, उन्होंने एक लाइट सोर्स लिया और एक ग्लोब लिया या अर्थ या जो भी है वो लिया, एक एग्जाम्पल के लिए लैब में जो एक्सपेरिमेंट करने थे। तो उन्होंने देखा कि अगर सन यहाँ है और सन को अगर हम, जैसे ये अर्थ है और सन को अगर यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। तो उस साइंटिस्ट का ये कहना था इसी तरीके से रात होती है, जब सन इस तरफ होता है तो दिन होता है और इस तरफ होता है तो रात हो जाती है। लेकिन एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने कहा कि एक और कंडीशन भी तो हो सकती है कि हम सन को फिक्स रखें और अर्थ को उठा के यहाँ से यूँ घुमाएं। अर्थ अभी यहाँ पे दिन था और जब ये अर्थ घूम के इधर जाएगा तो यहाँ पे इस तरफ क्या हो जाएगी, रात हो जाएगी। तो तब उन्होंने बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्थ जो है वो भी तो घूम सकती है। उसके बाद ही जाके ये प्रूफ हुआ कि हाँ, अर्थ जो है वो सन के अराउंड घूमती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, सबसे पहले कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किया। मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार किया होगा, तब उन्हें पता चला कि हाँ ऐसा भी होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर हम देखते हैं कि जब रेनी सीजन आता है, बरसात में क्या होता है, हम रेनबो देखते हैं आसमान में। तो रेनबो जब हम देखते हैं उसमें हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो 7 कलर्स ये कहाँ से आए, साइंटिस्ट ने ये भी सोचा कि ये 7 कलर्स जो दिख रहे हैं हमें, ये 7 कलर्स आखिर कहाँ से आए। तो उसके लिए, ये चीज़ पता करने के लिए, कुछ भी चीज़ जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता चल गया कि हाँ ऐसा होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे एक लाइट सोर्स लिया और यहाँ से पानी का फुब्बारा चलाया और यहाँ से देखा कि उसमें हमें 7 कलर्स दिख रहे हैं। लेकिन ये 7 कलर्स क्यों दिखते हैं, इसका रीजन भी तो पता करना होगा। उसके लिए जो आता है थर्ड पॉइंट होता है रीजनिंग। वो उस चीज़ को रीजनिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सोचते हैं, उन्होंने रीज़न दिया कि कहीं ना कहीं सन के पास 7 कलर्स ऑलरेडी थे पहले से, जो हमें मिक्स होके एक वाइट कलर दे रहे थे। और जब पानी से या प्रिज्म से उनको निकाला गया तो स्कैटरिंग की वजह से वो 7 कलर सेपरेट हो गए। यानी कि पानी ने क्या किया, वो 7 कलर्स जो थे उनको सेपरेट कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं उन्होंने रीजनिंग दी, इसका रीज़न निकाला उन्होंने अपने बेसिस पे कि कैसे ये चीज़ होती है। तो उन्होंने देखा कि रीजनिंग, ये चीज़ एक रीजनिंग है कि
इसलिए 7 कलर्स मिलते हैं, क्योंकि वो 7 कलर्स सन के पास पहले से थे। ये उन्होंने क्या किया, क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं इसको, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला उन्होंने कि ये जो एनालिसिस की है कहाँ से 7 कलर्स मिले, क्योंकि सन के पास पहले से थे। एक और एनालिसिस होती है जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो क्यों, अगर हम बोलें कि हमारे पास मान के चलो ये है कोई सोर्स है, कोई एक मतलब पाथ है, यहाँ से हमने पानी डाला और यहाँ पे आके नीचे गिर गया। अगर यहाँ से पानी आके गिरा, कुछ टाइम नोट किया हमने, मान के चलो 5 सेकंड में पानी गिरा। उसके बाद जब हमने इसका एंगल बढ़ाया, यूं थोड़ा सा और ऊपर किया इसको, तो पानी 3 सेकंड में आ गया। थोड़ा सा और स्लोप बढ़ाया, थोड़ा सा और ऊपर किया इसको, इसका पानी जो इसके ऊपर से डाला वो 2 सेकंड में नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं हमें एक पर्टिकुलर एक सर्टेन क्वांटिटी निकालनी होगी कि कितनी सेकंड में जो हम ऊपर से पानी डालते हैं वो कितनी देर में नीचे आके गिरता है। इसको हम बोलेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जैसा कि हम जानते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, एक नंबर वैल्यू आएगी, इसलिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया उन्होंने। इसके बाद अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के बाद जो पॉइंट आएगा, अब हमें मान के चलो एक चीज़ तो हमने निकाल ली, इसके बाद अगर हमें कुछ चीज़, हमें और नई चीज़ अगर पता करनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी चीज़ चाहिए कि अगर हम अगली बार रिसर्च करें तो उससे हम वैल्यू निकाल पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान के चलो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फॉर्मूला फोर्स का, G m1m2/r²। ये सबने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि अब जब न्यूटन ने ये देखा था कि एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक अर्थ के पास एक ऐसी चीज़ है जो एप्पल को क्या करती है, नीचे की तरफ लाती है। या फिर हो सकता है एप्पल के पास कोई ऐसी चीज़ हो जो नीचे जाता है। तो ये चीज़ पता की, तो अब हमें अगर कोई और चीज़ ले, मान के चलो यहाँ अर्थ थी और यहाँ पे एक सन लिया, तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी 2 बॉडी होती हैं जिनके पास अगर मास होगा, वो दो बॉडी एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी, हमेशा अट्रैक्ट करेंगी। अगर ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो क्यों नहीं ये अर्थ जो है वो सन के पास खिंच के चली जाती है, या सन जो है वो क्यों नहीं अर्थ के पास आ जाता है, ये चीज़ हमें पता करनी थी। या फिर हमने यहाँ से जो एप्पल नीचे खींचा, एप्पल जो हमने यहाँ से गिराया वो नीचे अर्थ की तरफ आया, क्यों नहीं सन के पास चला गया, क्योंकि सन के पास भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सन के पास क्यों नहीं गया। तो हम बोलेंगे कि उसकी सन की दूरी जो है, सन की जो डिस्टेंस है एप्पल से, वो काफ़ी दूर है। तो इसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी दूर है, या फिर अगर दूर है तो कितनी दूरी पे हो कि सन उसको अपनी तरफ खींच ले, ये भी तो पता करना है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत थी जिससे हम ये बता पाए कि कितनी दूरी पे होगा जब सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चीज़ें पता करने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत थी, जिसका हमने क्या किया, मैथमेटिकल मॉडलिंग की, फॉर्मुलेशन किया, फॉर्मूला उसके लिए बनाया, और उससे हम क्या पता कर पाएंगे कि कितनी दूरी जब होगी जब एप्पल को सन अपनी तरफ खींचेगा या मून अपनी तरफ खींचेगा। तो ये फॉर्मूला बनाया गया, ये जो फॉर्मूला बनाया गया न्यूटन के द्वारा, m1 की जगह हम एक सन का मास रखेंगे और m2 की जगह एप्पल का मास अगर रख दें, और ये जो रेडियस है, तो रेडियस एप्पल से सन की दूरी रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सन के द्वारा लगाया गया फोर्स। और एक बार हम अर्थ के साथ यही करेंगे, m1 की जगह अर्थ का मास रखेंगे और m2 की जगह एप्पल का मास रखेंगे, और रेडियस जो है, जो r जो डिस्टेंस है, वो क्या रखेंगे, एप्पल से अर्थ की दूरी। तो ये जो डिस्टेंस रखेंगे तो हम देखेंगे कि अर्थ का जो फोर्स है वो सन के फोर्स से ज़्यादा है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सन की जो जो सन से एप्पल की दूरी है उसको बढ़ाते जाएंगे, और जब सन का जो फोर्स है, सन के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है एप्पल पे, वो फोर्स अगर ज़्यादा हो जाएगा अर्थ से, तो जो एप्पल है वो कहाँ चला जाएगा, सन के पास। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग करी, फॉर्मूले बनाए इसके लिए, और फॉर्मूले से क्या किया हमने, फॉर्मूले से आगे और प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जैसे फिर हम क्या करेंगे, प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन क्या किया,
प्रेडिक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। प्रेडिक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो हमने यहाँ से एक रॉकेट भेजा, एक रॉकेट हमने स्पेस में भेजा। यहाँ पे एक रॉकेट था, इसको हमने स्पेस में भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हमने रॉकेट को स्पेस में भेजने के लिए तैयार किया, तो ये रॉकेट जब जाएगा और हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा फोर्स का, तो हमने उस फोर्स से हमने निकाला कि इतनी दूरी पर जाने के बाद, कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ली, इतनी डिस्टेंस पर जाने के बाद जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। तब हमें क्या करना है, मान के चलो 12,000 किलोमीटर, एक एग्जांपल लेते हैं। 12,000 किलोमीटर पे जाने के बाद, 12,000 किलोमीटर पे जाने के बाद मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने प्रेडिक्ट किया। अभी 5th पॉइंट क्या कर रहे हैं, हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। प्रेडिक्ट कर रहे हैं किससे, फॉर्मूले से, जो हमने फॉर्मूला बनाया। तो हमने देखा कि 4 साढ़े 4 घंटे में 12,000 किलोमीटर अगर क्रॉस कर जाएगा ये जो स्पेस क्राफ्ट है, तो अगर ये स्पेस क्राफ्ट 4.5 घंटे में 12,000 किलोमीटर अगर क्रॉस कर जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या बोला कि आप 4.5 घंटे के बाद स्पेस क्राफ्ट का जो इंजन है वो ऑफ कर देना है। और जैसे ही ये इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर गया, इनको लगा 4.5 घंटे के बाद कि अब हम मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर कर गए हैं, और यहाँ पे आके इन्होंने जैसे ही इंजन ऑफ किया, ये स्पेसक्राफ्ट वापस कहाँ पे आके गिरा, अर्थ की तरफ। अगर ये वापस से अर्थ की तरफ आके गिरा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रेडिक्शन किया था, मैथमेटिकल मॉडलिंग की हेल्प से जो प्रिडिक्ट किया था कि इतने किलोमीटर जाने के बाद मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चालू हो जाएगा और हमें इंजन ऑफ कर देना है, लेकिन वो प्रेडिक्शन हमारा क्या हुआ, फेल हो गया। इसके बाद मतलब 2 चीज़ें आती हैं, एक वेरिफिकेशन और फॉल्सिफिकेशन। अगर हमारा वेरीफाई हो गया, अगर हमने जो प्रेडिक्ट किया था वो सही निकल गया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, लॉ या प्रिंसिपल। और फिजिक्स में जितने भी लॉ बने हैं वो ये सारे 6 स्टेप्स जो हैं, ये 6 स्टेप्स को वेरीफाई करने के बाद ही लॉ बने हैं। न्यूटन ने कोई लॉ दिया हो, मैक्सवेल ने कोई भी इक्वेशंस दी हो, कुछ भी दिया हो, वो सब कैसे हुआ है, ये 6 पॉइंट हैं। इनको पॉइंट्स को फॉलो किया उन्होंने और बताया कि हाँ ये हमने ये फॉर्मूला बनाया था और इससे हमने ये प्रेडिक्ट किया था और ये अब लॉ बन गया है, क्योंकि ये वेरीफाई हम कर चुके हैं। और कोई एक बार वेरीफाई करने से नहीं होता। अगर न्यूटन ने ये फॉर्मूला दिया था Gm1m2/r², अगर ये फॉर्मूला दिया था न्यूटन ने, तो ये न्यूटन ने एक बार में ये फॉर्मूला नहीं दिया होगा। कभी रेडियस कम हुई होगी, कभी मास ज़्यादा हो गया होगा, कभी गलती से गलत फोर्स निकाल दिया होगा, वेरीफाई नहीं हो पाया होगा। जब 50 बार ट्राई किया होगा तब जाके कहीं ये फॉर्मूला निकाला है और ये फॉर्मूला एक लॉ बन गया, एक प्रिंसिपल बन गया। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। ये 6 पॉइंट्स हमेशा, इन 6 पॉइंट्स के बाद ही लॉ बनता है। कोई भी साइंटिस्ट अगर रिसर्च करता है तो ये 6 लॉ पे रिसर्च करता है, ये 6 स्टेप्स फॉलो करते हैं वो, उसके बाद वो कोई चीज़ उनकी लॉ बन जाती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि फिजिक्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, देयर इज़ नो फाइनल थ्योरी इन साइंस। कोई फाइनल थ्योरी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है, लाइट वो कैसे आती है। उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, एक मतलब तीर की तरह आती है, एरो की तरह आती है। ये न्यूटन का कहना था कि लाइट जो है वो एक एरो की तरह आती है, वो कभी टर्न नहीं करती है। और हम भी यही पढ़ते हैं, टर्न नहीं करती है। लेकिन कुछ सालों के बाद हाइजन का एक प्रिंसिपल आया, उन्होंने बोला कि लाइट जो है वो एक एरो की तरह नहीं, वो एक वेव की तरह आती है। जैसे पानी की लहरें होती हैं, पानी की लहरें होती हैं इस तरीके से, ये जो लहरें होती हैं पानी की, इसकी तरह आती है। तो उन्होंने जब इसको प्रूफ किया तभी हमें लगा कि हाँ ये भी सही बात है कि अगर हम बाहर गेट के बाहर लाइट जलाएं और गेट अगर ओपन करें और हमें यहाँ से अगर लाइट सोर्स नहीं भी दिख रहा है तब भी यहाँ रोशनी आएगी, यहाँ तक लाइट आएगी और यहाँ हम देख पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हाँ लाइट जो है वो एक वेव की फॉर्म में चलती है, लाइट बेंड होती है। ये चीज़ किसने बोली, हाइजन ने। और न्यूटन ने बोला था कि लाइट बेंड नहीं होती। तो ये थ्योरी जो है ये कभी भी फिक्स नहीं होती है, साइंस में कभी भी चेंज हो सकती है। जब कोई नया साइंटिस्ट नई रिसर्च करता है
तो वो चीज़ चेंज हो सकती है। इसके अलावा इसके थोड़े दिन बाद 100-50 साल बाद आए आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने बोला कि लाइट जो होती है वो लाइट जो है ना तो स्ट्रेट लाइन में चलती है एरो की तरह, ना ही वेव की फॉर्म में चलती है। लाइट होती है एक एनर्जी का एक पैकेट होता है, एक फोटोन के फॉर्म में होती है जो एक एनर्जी का पैकेट होता है, और लाइट सोर्स जो होता है वो हमें हमारी तरफ फेंक के मारता है, उसको हम लाइट बोलते हैं। ये भी हमने पढ़ा। तो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी थ्योरी जो है वो फाइनल नहीं है, कभी भी चेंज हो सकती है। अगर नई रिसर्च की जाती है तो कुछ लॉ बदल सकते हैं, कुछ लॉ चेंज हो सकते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ साइंस में फाइनल नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में हमारा जो है, इसमें फिजिक्स में बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। जितने भी फिजिक्स में फिजिसिस्ट हुए हैं, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं साइंस में, उनका एक ही चीज़ माननी थी उनकी, कि उन्होंने क्या किया, एक ऐसा लॉ बनाया जाए, एक ऐसा प्रिंसिपल बनाया जाए कि जिससे फिजिक्स की जितने भी सारे फिनोमेना हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक लॉ से उनको सॉल्व कर पाए। बट ऐसा हो नहीं पाया है अभी तक, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कम किया है चीज़ों को। कैसे? हम बात करें अगर एप्पल फॉलिंग की, एप्पल नीचे गिरा, एक अलग लॉ हो गया, एप्पल लॉ हो गया। मून रिवॉल्विंग की बात करें कि मून जो है वो रिवॉल्व करता है, एक अलग लॉ हो गया, मून का लॉ हो गया। पेंडुलम स्विंग की बात करें, एक अलग लॉ हो गया। रिवर फ्लो की बात करें, एक अलग लॉ हो गया। तो साइंटिस्ट का कहना ये था कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि हम एक ही लॉ से होने वाले फिनोमेना अलग अलग पढ़ रहे हों, हमारे ऊपर बर्डन बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम 1 लाख अलग अलग फिनोमेना पढ़ेंगे कि 1 लाख फिनोमेना, वो हम याद नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं ना कहीं उनको हम एक साथ, जैसे मान के चलो ग्रेविटे, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तीनों कंडीशन में क्या हो रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इन तीनों को हमें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पे तीनों कंडीशन में अप्लाई कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लॉ बनाए जाएं, जैसा इसमें लिखा है, इन दिस प्रोसेस वी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमेना इन फ्यू। कुछ ऐसे लॉ बनाए जाएं जिससे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को एक लॉ से सॉल्व कर पाए। तो एक लॉ आया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम ये तीनों क्या और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर पाते हैं। रिवर फ्लो होना, जैसा कि मैंने बताया, ये सब चीज़ें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से सॉल्व हो पाती हैं। तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको हम आसानी से कर सकते हैं सॉर्ट आउट। इसके बाद एक हमारा दूसरा एक पॉइंट हो गया हमारा यूनिफिकेशन। और यूनिफिकेशन का मतलब हमें क्लियर समझ में आ रहा है। यूनिफाई मतलब करना, यूनिट बनाना मतलब एक करना, कुछ ऐसे लॉ बनाना। मान के चलो 1 लाख लॉ हैं, तो उनको 1 लाख को हटा के कुछ 1000 लॉ कर दिए जाएं जो हमें आसानी से याद रह पाए। 1000 लॉ को कम करके कुछ 100 लॉ कर दिए जाएं, 100 लॉ जो हमें आसानी से याद रह पाएंगे, क्योंकि 1 लाख लॉ प्रिंसिपल हम याद नहीं रख सकते। तो यूनिफिकेशन किया गया फिजिक्स में। कुछ लॉ हैं जो उनको हम एक साथ करें। जैसे अगर हम बॉल एक ड्रॉप करते हैं पानी में, तो हम पानी में जब ड्रॉप करते हैं या ऑयल में ड्रॉप करते हैं, एक ऑयल का एग्जांपल ले लो, एक ऑयल में अगर हम ड्रॉप करते हैं, उसमें जब बॉल अंदर जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स भी कहीं ना कहीं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे वर्क करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो उसको नीचे की तरफ खींचता है, और जो वाटर, जो ऑयल का जो होता है फोर्स, वो फोर्स ऑयल कहाँ पे फोर्स लगाता है? ऊपर की तरफ, अपथ्रस्ट। तो इसलिए कहीं ना कहीं सारे लॉ को उन्होंने क्या किया? यूनिफाई किया। और इसमें एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। इनका नाम सबने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी यही ट्राई किया। इन्होंने ट्राई किया कि एक ऐसी थ्योरी दी जाए जिससे फिजिक्स के जितने भी फिनोमेना है सारे सॉल्व हो जाएं। ये एक लॉ बनाना चाहते थे, कोई एक ऐसा लॉ जिससे सारे फिनोमेना सॉल्व हो जाएं। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें इन सब चीज़ों का जिक्र किया है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो एक ऐसा लॉ बनाने के चक्कर में थे विच इज एप्लीकेबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू डू इट विद द हेल्प ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ हद तक ये उसके करीब पहुंच गए थे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी इन्होंने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सॉल्व भी कर ली थी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले
हमें इतना समझना होगा इन्होंने किस प्रिंसिपल पे वर्क किया, यूनिफिकेशन पे। हमने देखा पहला प्रिंसिपल कौन सा है, यूनिफिकेशन। तो इनका जो मेन मोटिव था, उनका मोटिव था कि यूनिफाई किया जाए, सारे लॉ को यूनिफाई किया जाए, और उस पर इन्होंने काफ़ी वर्क किया, लेकिन उसके पहले इनकी डेथ हो गई। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट आता है वो आता है हमारा रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है, रिड्यूस करना। रिड्यूस करना मतलब कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है हमारे सामने, कोई एक बहुत बड़ा फिनोमेना है और उसको हमें टुकड़ों में समझना हो, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो तो शायद हमें ना समझ में आए, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ ढूंढी जाए जिसको हम आसानी से टुकड़ों में पार्ट्स करके उनको समझ सकें। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। कोयले से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी से कौन सी एनर्जी बनाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये चीज़ हमें पता करनी है कि कोयले से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम बनाते हैं। ये चीज़ किसके अंदर आएगी, रिडक्शनिज्म के अंदर। It is breaking down of complex system into simple constituent systems so that the laws of physics can be applied on these systems and we can understand the working of complex system। उसको ब्रेक डाउन किया जाए, उस जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको ब्रेक डाउन किया जाए, उसके कुछ पार्ट्स बनाए जाएं जिनको हम टुकड़ों में उनकी स्टडी करें और उसको हम समझ सकें। इसके एग्जाम्पल मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, एक फिगर से समझ में आएगा। ये फिगर देखिए, यहाँ पे ये कोल है और यहाँ पे हमने देखा ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम बोलें कि कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है कैसे, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये हमें इतनी आसानी से नहीं समझ में आएगी, लेकिन अगर हम इसको पार्ट्स में समझेंगे तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले कोयला था, केमिकल एनर्जी थी, इसको हमने हीट दी। जब हम इसको हीट देंगे तो केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में। और यहाँ से हम पानी को निकालेंगे। पानी को क्या बनाएंगे, पानी जब गर्म होगा क्या बनेगा, एक पिस्टन लगाया हुआ है, बंद है, पानी एक क्लोज्ड एरिया में जा रहा है। जब वो हीट एनर्जी की वजह से क्या होगा, ये स्टीम बनना शुरू होगी पानी से। जब स्टीम बनना शुरू होगी तो स्टीम यहाँ से जाएगी और टरबाइन पे प्रेशर लगाएगी, क्योंकि जब स्टीम बनती है तो प्रेशर बढ़ेगा, स्टीम बनेगी, यहाँ से मूवमेंट होगा स्टीम का जब मूवमेंट होगा तो टरबाइन, यहाँ पे हमने एक टरबाइन लगाया, एक रोटेट होने वाली चीज़ लगाई। तो जब इस पे प्रेशर आएगा, किसका, स्टीम का, जब स्टीम का प्रेशर आएगा इस पे तो क्या होगा, टरबाइन रोटेट करना शुरू होगा, घूमना शुरू करेगा। और जब टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा, घूमना शुरू करेगा, इसको हमने क्या किया था, इसको हमने एक शाफ्ट की हेल्प से जनरेटर में कनेक्ट किया था। जनरेटर मतलब एक कॉइल, हम आगे पढ़ेंगे कि कॉइल जब मैग्नेट के बीच में होता है, उसमें जब रोटेशन आता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब जब ये स्टीम आया और टरबाइन पे प्रेशर लगाया इसने, ये कौन सी एनर्जी हो गई, इट इज मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे क्या थी, केमिकल एनर्जी, यहाँ पे क्या थी, हीट एनर्जी, एंड देन मैकेनिकल एनर्जी। और उसके बाद जनरेटर से निकलने के बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म से हमने क्या देखा, कोई एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ली और उसको सॉल्व करते पार्ट्स में लाएंगे और इजिली हम उस प्रोसेस को, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को समझ पाएंगे। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। इसके बाद अब हमारे ये दोनों प्रिंसिपल हो गए, और पूरी फिजिक्स जो है वो सिर्फ यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म पे वर्क करती है। फिजिक्स का काम है कि हमारी लाइफ को इजी बनाना। तो इजी कैसे बनाएंगे, जब यूनिफाई कर देंगे, जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी उसको क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंपल प्रॉब्लम बना देंगे, यानी कि पार्ट्स में समझेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है, इसके बाद हमने देखा था ये हमारे क्या हो गए, थ्रस्ट एरियाज हो गए, कौन कौन से, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। इसके बाद हमारे पास आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप कितना है, फिजिक्स का क्या क्या स्कोप है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे,
देखो, द टोटल स्प्रेड ऑफ फिनोमेना, डायमेंशन एंड मेजरमेंट व्हाट वी स्टडी इन फिजिक्स इज कॉल्ड इट्स स्कोप। स्कोप का मतलब यही है कि हम फिजिक्स में कितना पढ़ते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं। तो इसका स्कोप समझने के लिए आप सबसे आसान तरीका देखिए, अगर हम लेंथ में देखें, मेनली हम पढ़ते हैं लेंथ, मास एंड टाइम। तो सबसे पहले लेंथ देखते हैं। इट्स रेंज इज फ्रॉम द साइज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज 10 to the power -15, 10 to the power -15। इलेक्ट्रॉन का साइज होता है 10 to the power -15, जो उसका रेडियस होता है, सॉरी लेंथ है, और रेडियस। और इसका जो यूनिवर्स का कितना है 10 to the power 26, यानी कि ये एक बहुत ब्रॉड एरिया हो गया, बहुत ब्रॉड लेंथ हो गई। एक छोटी से छोटी चीज कितनी, इलेक्ट्रॉन के रेडियस से हम शुरू करते हैं और किसके साइज तक जाते हैं, यूनिवर्स के साइज तक जाते हैं। यानी कि ये बहुत यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, यानी कि 10 to the power 26 हम देख सकते हैं, और 10 to the power -15 यानी कि बहुत छोटा, जो हमें नेक्ड आई से नहीं देख सकते हम इसको। तो टोटल स्कोप इन लेंथ में कितना हो गया, इसकी रेंज हो गई 10 to the power 41। ये एक बहुत बड़ी रेंज है। तो इसका स्कोप हमें समझ में आया कि बहुत बड़ा स्कोप है फिजिक्स का। अगर हम इसका स्कोप मास में देखें तो हम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन भी पढ़ते हैं जिसका मास 10 to the power -30 से शुरू होता है, और यूनिवर्स के मास तक पढ़ते हैं, कितना होता है 10 to the power 55 kg। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद आता है टाइम। अगर हम लाइट की ट्रैवलिंग देखें तो लाइट को कितना टाइम लगता है 1 मीटर मूव करने में, 10 to the power -22 सेकेंड, ये सेकेंड है, 10 to the power -22 सेकेंड। और वहीं हम देखें कि एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स जो क्या है, फैल रहा है, फैलता जा रहा है, उसको कितना टाइम लगता है 10 to the power 18 सेकेंड। यानी कि टाइम में भी ये बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत ब्रॉड रेंज है। इससे हमें क्लियरली एक बात पता चलती है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है वो बहुत ब्रॉड एरिया है। तो इसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया, क्योंकि हम एक साथ ये चीज़ें नहीं पढ़ सकते कि यूनिवर्स की स्टडी भी करें और हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी भी करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया और देखा हमने, एक पहला पॉइंट माइक्रोस्कोप और एक पॉइंट है मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में हम क्या पढ़ते हैं, माइक्रोस्कोपिक में हम इलेक्ट्रॉन्स जैसी चीज़ों को पढ़ते हैं, जिनकी रेंज कितनी होती है, जिनकी लेंथ कितनी होती है, या उनका साइज कितना होता है, लेस देन 10 to the power -6 मीटर, और मिलीमीटर भी हो सकता है, 10 to the power -8 तक भी, -10, बहुत छोटा साइज। और यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि यूनिवर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, विच इज टेरेस्ट्रियल, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मैक्रोस्कोपिक में। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में एक पॉइंट और आया विच इज मीजोस्कोपिक, इन दोनों के बीच में, जिसमें कुछ 1000, 2000, 10,000, 20,000 एटम्स लिए और उनके बारे में हमने स्टडी की, इसको हमने बोला मीजोस्कोपिक। ये है फिजिक्स का स्कोप। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे इसके स्कोप के बारे में हम समझते जाएंगे आगे, जब आगे चैप्टर्स में आएंगे। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा रहता है विच इज एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट क्या होता है, फिजिक्स पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक्साइटमेंट आती है। ये चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान के चलो हम बहुत पुराने टाइम में जाएं और हमें पता नहीं है कि साइकिल कोई चीज़ होती है। साइकिल का क्या हुआ, साइकिल का इन्वेंशन हुआ, और जब लोगों ने साइकिल से चलना शुरू किया उनको कितना एक्साइटमेंट हुआ होगा, क्योंकि पहले लोग पैदल जाते थे, कहीं भी जाते थे, कितनी भी दूर जाना हो उन्हें पैदल जाते थे। साइकिल नहीं थी, बाइक नहीं थी, बसेस नहीं थी, कार्स नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पैदल जाते थे। जब साइकिल का इन्वेंशन हुआ उन्हें पता चला अरे इसने हमारी लाइफ को इजी बना दिया, हम आसानी से जा सकते हैं। फिर बाइक का इन्वेंशन हुआ और अच्छा लगा हमें। तो ये चीज़ें, हम इस चीज़ को इसलिए फील नहीं कर सकते, इसका हम एक्साइटमेंट इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें ये चीज़ें पहले से पता थी। जब हम बड़े हुए हमें सब चीज़ें पता थी कि हाँ बाइक होती है, उससे हम जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, ये चीज़ें हमें पता थी। अब मोबाइल फ़ोन, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया मोबाइल्स, तो मोबाइल फ़ोन जब आए तो लोगों को कितना अजीब लगा होगा जब जिन्होंने पहली बार देखा। हम जब बड़े हुए हमें पता था कि हाँ मोबाइल फ़ोन है कि उससे हम बात कर सकते हैं, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन जब स्टार्टिंग में आए होंगे, जिन लोगों को नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ बैठ के और अमेरिका में बात कर सकते हैं क्या फ़ोन से,
फ़ोन कोई चीज़ होती है उनको पता नहीं था। जब मोबाइल फ़ोन आए, इट इज़ एक्साइटमेंट। फिजिक्स की जो नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं उससे हमें क्या मिलता है, एक्साइटमेंट मिलती है, हमें अच्छा लगता है। अभी हम जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है रोबोट्स। अभी हम रोबोट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमने अभी रोबोट्स का यूज़ नहीं किया है कि हम एक जगह बैठे हैं, हमने बोला पानी लाओ तो रोबोट्स पानी लेके आएगा, खाना लेके आएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर आपके पास आज बोला जाए कि हम आपको एक रोबोट देते हैं और ये आपका ये काम करेगा, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो है एक्साइटमेंट आएगी ही आएगी। हमें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि हाँ हमारा काम कितना आसान कर दिया है इसने, रोबोट ने। सो इट इज़ द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। और फिजिक्स में बहुत सारे जो नए नए इन्वेंशन होते हैं, तो एक्साइटमेंट हमेशा फिजिक्स के साथ चलती है। तो आज हम इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जो हमारा रह जाता है, इसके बाद एक पॉइंट एक है जो हमारा फोर्सेस, जो हम पहले चैप्टर में एक पॉइंट है फोर्स। तो दुनिया में जितने फोर्स हैं उनको यूनिफाई किया गया है। तो कितने फोर्स हमें पढ़ने हैं, एक तो ये पॉइंट पढ़ेंगे हम कि कितने फोर्स हैं जो बेसिकली फिजिक्स में है, कितने फोर्स फिजिक्स में नहीं दुनिया में कितने फोर्स हैं। दुनिया में सिर्फ 4 फोर्स अभी तक निकाले गए हैं, उन 4 फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। चाहे विस्कोसिटी हो, विस्कस फोर्स हो, चाहे सरफेस टेंशन हो, वो भी एक फोर्स है। तो वो सब फोर्सेस जो हैं उन सब 4 के अंदर ही आते हैं। और बेसिकली 2 ही फोर्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 4 फोर्स जो 4 में से 2 फोर्स जो होते हैं वो हम न्यूक्लियस में यूज़ करते हैं, और जनरली जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो यूज़ होते हैं वो 2 फोर्स यूज़ होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे कि फिजिक्स का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है, केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और इस चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।